अब आ जाते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी वैसे आपको यूट्यूब पे, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक हो गया था बीच में, एंड एवरीवन लाइक्स टू टॉक अबाउट एंट्रोपी एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, केमिस्ट्री के हवाले से हम एंट्रोपी को थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये क्या होती है क्या नहीं होती है, और इसके थ्रू हम कैसे कैलकुलेशन और फर्दर क्या चीजें समझनी है हमें। ठीक है, अच्छा, एंट्रोपी is the measure of disorder in a system. ठीक है, this is the definition that you're going to find on the internet. ठीक है, and on a lot of places, जब भी कोई YouTube वीडियो आपको इसको इंट्रोड्यूस करवाएगी तो ऐसे इंट्रोड्यूस करवाएगी। But the problem with this definition is कि although this is okay for some crude terms, this is not a really good definition. ठीक है, entropy is the measure of disorder in a system. तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि क्या कहते हैं disorder. Disorder is not a very mathematical term या quantifiable term. ठीक है, मतलब मैं आपको बोलूं डिसऑर्डर मेजर करके बताओ मुझे, तो कैसे मेजर करोगे? तो हम इसको तोड़ते और अच्छे तरीके से और इस तरीके से समझते हैं कि डिसऑर्डर किस किस तरीके से कॉज हो सकता है। ठीक है, लेट से आपका ये घर है, ठीक है, एंड यू थ्रोड ए बर्थडे पार्टी फॉर सम चिल्ड्रन। ठीक है, एक बच्चे, आपके बच्चे की जो है, आपके बेटे की जो है वो सालगिरह थी, और आपने कहा भाई अपने सारे दोस्तों को बुला लो, और उसने अपने 20 दोस्त जो है वो आपके घर बुला लिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर किस किस तरीके से कॉज हो सकता था और ऑर्डर क्या होता। ऑर्डर तो ये होता कि ये आपकी बर्थडे की टेबल है और यहाँ पे जो है वो केक रखा हुआ है और सारे बच्चे जो है वो यहीं पे खड़े हुए हैं, एंड कोई केओस नहीं बच रहा, एवरीवन इज बिहेविंग, एवरीवन इज अराउंड द टेबल, तमीज से बैठे हुए सारे बच्चे एक इंसान के बच्चों की तरह पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, केओस क्या होता है, ये डिसऑर्डर क्या होता? डिसऑर्डर ये होता, सबसे पहली बात, अगर हम इसको डिसऑर्डर करना चाहेंगे तो डिसऑर्डर कैसे हो सकता है? ये आपकी टेबल है, ठीक है जी, ये आपका लिविंग रूम था, एक 5 लड़के जो हैं वो वॉशरूम में हैं, एक बच्चा जो है वो सीढ़ियों से छलांग लगाने वाला है, एक बच्चा घर की ग्रिल थी उसमें उसने अपना मुंह फंसा लिया है, 2 बच्चे केक उठा उठा के एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। तो द प्रॉब्लम इज, जितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, जितने बच्चे इधर उधर होंगे, दूसरी दूसरी जगहों पे होंगे, तो उनमें और प्रॉब्लम होगी कि कैसे कंट्रोल किया जाए, उनमें ऑर्डर लाने का बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज देर एट डिफरेंट प्लेसेस। तो जहां पे यहाँ पे ज्यादा शांत था, अगर कोई बच्चा शरारत भी कर रहा है तो, और बाकी बच्चों का चांस है कि उससे वो भी शरारत शुरू करेंगे, तो रोका जा सकता है क्योंकि सब एक ही जगह में थे। यहाँ पे नहीं रोका जा सकता क्योंकि कुछ लड़के वहां हैं, कुछ वहां हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ इधर है, कुछ उधर है, तो मसला बन गया। दूसरा मसला क्या होता कि बच्चे पागल हो जाए, तितर बितर हो गया, बिल्कुल पागल हो जाए, यहाँ से यहाँ भाग रहा है एक, दूसरा इधर से उधर भाग रहा है, उधर से उधर, एक बच्चे ने छलांग लगा दी, दूसरा बच्चा उसके पीछे है, छलांग लगाने वाला है, बिल्कुल पागल हो गए, भाग रहे हैं इधर से उधर। दिस इज व्हाट यू विल कॉल केओस, दिस इज व्हाट वी कॉल डिसऑर्डर। ठीक है जी, तो मॉलिक्यूल्स पे भी और एटम्स पे भी और पार्टिकल्स पे भी हम यही जो है वो क्या करेंगे, यही चीज मैप ऑन करेंगे। ठीक है, सो डिसऑर्डर वी विल डिफाइन एज, किस तरीके से आया, जब आपकी अरेंजमेंट्स बढ़ी। ठीक है जी, व्हेन योर अरेंजमेंट्स इंक्रीज्ड, कुछ बच्चे वॉशरूम में, कुछ बच्चे इधर उधर उधर, अरेंजमेंट्स बढ़ गई, बहुत सारी अरेंजमेंट्स आ गई, तो अरेंजमेंट्स बढ़ने की वजह से डिसऑर्डर बढ़ा। दूसरा मसला क्या था कि मोशन बढ़ने की वजह से, यानी जब बच्चे पागल हो गए, इधर उधर भागने शुरू हो गए, तो और वो केओस हो गया और वो डिसऑर्डर हो गया। तो पार्टिकल्स के लिए भी हम इसी तरीके से डिसऑर्डर डिफाइन करेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट्स तो अरेंजमेंट्स ही लिख सकते हैं हम। मोशन के लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? मोशन वी नो इज, एक पार्टिकल जितना इधर से उधर जा रहा है उसकी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी है। तो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ पॉसिबल arrangements of particles in a given system and their energies। ठीक है, their energies लिखो या their kinetic energy लिखो, normally it is agreed that energies, ठीक है, तो आप energies भी लिख दोगे, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या है? इट इज द मेजर
of the number of different arrangements या number of different possible arrangements of particles in a given system as well as their energies. मतलब दोनों चीजों का मजमूआ है, डिसऑर्डर दोनों चीजों का होता है, अरेंजमेंट्स बहुत ज्यादा होने की वजह से और दूसरा एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो अब इसी को हम इस्तेमाल करते हैं, वी विल अंडरस्टैंड दिस होल टॉपिक। अच्छा, एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट आ जाता है एंट्रोपी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स इधर उधर आना शुरू हो जाएंगे, एंट्रोपी बढ़ गई है सिस्टम की। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ गया, एंट्रोपी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, as this increases the number of ways particles can be arranged। क्या मतलब हो गया इस बात का कि अगर आपके पास 2 मोल थे और अगर आपने 4 मोल रखे हुए, तो 4 मोल की एंट्रोपी ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा पार्टिकल्स हैं, उनकी अरेंजमेंट ज्यादा हो सकती है। देयर इज मेनी मोर वेज यू कैन अरेंज 4 moles of particles than arranging 2 moles of particles। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज अरेंजमेंट्स पे आ जाओ। तो अरेंजमेंट्स कैसे कैसे चेंज करती है, सॉलिड में सब कुछ जैम पैक्ड होता है तो बड़ी कम एंट्रोपी होगी बिकॉज ऑल ऑफ देम आर वेरी टुगेदर। लिक्विड्स में इतना ज्यादा जैम पैक नहीं होता, फिर भी करीब करीब है बट दे कैन विज अराउंड, तो इसकी एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होगी। गैसेस में सब इधर उधर उड़ रहे होते हैं, ठीक है, कोई नहीं होता जो कंटेनर डालोगे उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो गैसेस में एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो सॉलिड्स में सबसे कम होती है, लिक्विड्स में उससे ज्यादा होती है और गैसेस में सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है। एंड एंट्रोपी विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और जैसे जैसे अगर आप मोल्स बढ़ा रहे हो, अगर आप पार्टिकल्स बढ़ा रहे हो, अगर आप 2 मोल्स से 4 मोल्स कर दिया आपने पार्टिकल्स, तो 4 मोल्स की एंट्रोपी ज्यादा होगी। ठीक है, सबको समझ में आया एंट्रोपी क्या है? एंड दीज 3 रेड पॉइंटर सबसे पहले। ओके, मिसबा, युसरा, there is one person बेचारा who keeps disconnecting, I don't know, अब्दुर्रहमान, अलमा। अच्छा, ऑन टू, अब कुछ चीजें देख लेते हैं इसमें। ठीक है, आई विल नॉट बी गोइंग ओवर एवरीथिंग आज ही, आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस स्लाइड। ठीक है, फिर कल बाकी गिब्स फ्री एनर्जी और उसके सारे पास्ट वर्ड्स इंशाल्लाह करके हम खत्म कर देंगे। अच्छा, लेट्स डिस्कस अब एंट्रोपी का रिलेशनशिप विद टेम्परेचर, और इसमें ऑब्वियसली सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब की चीजें हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ ग्राफ, और ये ग्राफ जब आया, यकीन मानो जब एक दफा आया पेपर में और किसी भी बच्चे ने ठीक नहीं किया। ठीक है, सो वी नीड टू नो हाउ दिस ग्राफ इज हैपनिंग, एंड दिस इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं करना, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। अच्छा, एंट्रोपी। अच्छा, टेम्परेचर यहां पे दिस इज अज्यूमिंग अ 0 केल्विन का टेम्परेचर। ठीक है, 0 केल्विन क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो ये कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो पे किसी पार्टिकल की कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, दैट टेम्परेचर थ्योरेटिकली हम अटेन कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम उसके करीब करीब ही जा सके हैं, एग्जैक्ट वो नहीं पहुंच सके क्योंकि बहुत मुश्किल है। आप पूरे तरीके से एक पार्टिकल में से एनर्जी निकाल दो, उसको एब्सोल्यूट जीरो कर दो, तो बहुत मुश्किल है उसमें से करना। ठीक है, सो अगर हम थ्योरेटिकली एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच जाते हैं, लेकिन तो उसका मतलब है आपने एनर्जी बिल्कुल खत्म कर दी है उसमें से, तो इसका मतलब है कि योर ग्राफ विल स्टार्ट ऑफ एट जीरो। जब आपका टेम्परेचर जीरो है तो आपकी एंट्रोपी भी जीरो होगी, कंप्लीटली जीरो होगी। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्वियसली क्या होगा, जब हम ऐसे आ रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली चीज जब बिल्कुल अपनी लोएस्ट टेम्परेचर पे होती है तो वो सॉलिड तक जा सकती है, सॉलिड से और कोई चीज फ्रीज होके और कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, तो दिस पोर्शन दैट आई एम ड्राइंग इज गोइंग टू बी हमारा सॉलिड वाला पोर्शन। ठीक है, हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी एंट्रोपी भी इंक्रीज करती जाएगी, राइट। सो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरी एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रही है। और इधर हो क्या रहा है, इधर मेरा सॉलिड वार्म्स अप। ठीक है, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत आसान है ये वाला पार्ट, कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है, एंड जो है क्या कहते हैं, आपकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वी ऑल नो देयर इज समथिंग दैट हैपेंस जब आप आइस को मेल्ट कर रहे हो। ठीक है, तो एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता लेकिन स्टेट चेंज होती है। ठीक है, सो इन दिस केस टू वो हमारे पास कुछ ऐसा होगा।
ठीक है, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एक पॉइंट आएगा सॉलिड चाहेगा कि वो लिक्विड बन जाए, राइट, बट जब वो लिक्विड बन रहा होगा तो वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं करेगा फर्दर, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो सॉलिड से लिक्विड बनता जा रहा है तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, बिकॉज सॉलिड में सब जैम पैक्ड होता है, लिक्विड में सब जैम पैक्ड नहीं होता। तो फ्रॉम गोइंग टू अ सॉलिड टू अ लिक्विड द टेम्परेचर इज गोइंग टू रिमेन सेम कांस्टेंट बट एंट्रोपी इज गोइंग टू इंक्रीज। तो in this graph I will show it like this, temperature constant, entropy increased dramatically, ठीक है, entropy y axis पे, entropy dramatically increase कर गई, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज। ये मेरा क्या हो रहा है, दिस इज सॉलिड मेल्टिंग, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सॉलिड, बल्कि चलो सॉलिड मेल्टिंग, सही है, डोंट मेक अ हॉरिजॉन्टल थिंग वर्टिकल थिंग, बिकॉज टेम्परेचर को कांस्टेंट दिखाना है, ठीक है। अगर मैं एक्सिस फ्लिप कर दूं तो मैं क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग एक्सिस फ्लिप हो जाए, तो आप घबराओ नहीं, एक्सिस फ्लिप हो गई तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारे पास सॉलिड वार्म अप, लिक्विड, अब लिक्विड बन जाएगा। अच्छा, डू नॉट ड्रॉ दिस लाइन एंड नाउ दिस लाइन टू हैव द सेम ग्रेडियंट, वो क्यों, बिकॉज लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है नेचुरली देन अ सॉलिड। अब अगर तुम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो उसमें जो एंट्रोपी इंक्रीज आएगा वो और ज्यादा आएगा देन द सॉलिड। सो व्हेन यू आर ड्राइंग दिस सेकंड लाइन इट शुड बी हैविंग मोर ग्रेडियंट देन दिस लाइन, ठीक है। सॉलिड वार्म अप कर रहा था, आपने एक ग्रेडियंट बना दी, अब जो लाइन बनाओगे उसका ग्रेडियंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। सो लेट्स राइट दिस डाउन ओवर हियर, दिस इज स्लाइटली इंक्रीजिंग and this is now moderately increasing. And इधर हो क्या रहा है, इधर ये हो रहा है कि liquid warms, ठीक है। And now I want you guys to guess कि अब क्या होगा, अब liquid गैस में बनेगा तो मैं अब ग्राफ कैसे बनाऊंगा and compare it to the graph I've already drawn, कौन सी लाइन ज्यादा स्टीप होगी, क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे एग्जैक्ट उसमें बताना कि सर आप ऐसे करोगे। इनफैक्ट एनोटेशन भी ऑन है, तो इफ यू वांट टू ट्राई ऑन द स्क्रीन यू कैन ट्राई इट आउट ऑन द स्क्रीन एज वेल। ओके, शुड आई ड्रॉ दिस वर्टिकल लाइन द सेम, इस तरीके से बना दूं, इतनी ही लेंथ की बनाऊं, सही रहेगी हमारी? नो, द रीजन फॉर दैट इज गैस की एंट्रोपी इज वे मोर देन लिक्विड की एंट्रोपी, क्योंकि गैसेस में तो पार्टिकल्स इधर उधर उड़ रहे हैं ना। सो दिस लाइन जो आप अब बनाओगे गैसेस के लिए, दिस शुड बी वे लॉन्गर देन दैट लाइन, ठीक है। इसमें इंक्रीज बहुत ज्यादा आएगा, यानी सॉलिड से लिक्विड जाते हुए एंट्रोपी में इतना इंक्रीज नहीं आएगा जितना लिक्विड से गैस में जाते हुए एंट्रोपी इंक्रीज आएगा, बिकॉज गैसेस आर जस्ट इधर से उधर भाग रही, इधर से उड़ रही। एंड द लास्ट थिंग, अब जो लिक्विड का जो आपने स्टीपनेस दिखाई थी उससे भी ज्यादा आप स्टीपनेस दिखाओगे देन द लिक्विड, ठीक है। सो यू विल शो मच मोर। अब सैडली जो है ये हम आंसर में घुस गए हैं, जाके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं उसको। सो दिस शुड बी वे मोर स्टीपर देन दैट, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस एंड यू कैन से ओवर हियर ये क्या हो रहा है, लिक्विड मेल्टिंग। This is steeply increasing. Increasing. Sorry, हाँ, melting क्यों लिख दिया? Wait, sorry. Thank you for the point here. Steeply increasing. That was really dumb. इतनी explanation देके I wrote liquid melting. Liquid boiling. And then this should be gas warms up. और गैस के बाद ऑब्वियसली कोई स्टीप पार्ट नहीं आ सकता, तो ये इन्फिनिटी तक ये ग्राफ जा रहा होगा इन दिस पार्ट, ठीक है। मेक श्योर you remember that you have to draw this region much more steeper than that region, ठीक है। so क्योंकि आप लोग बाद में रिवाइज कर रहे होंगे
तो आई वॉन्ट टू बी मेकिंग श्योर कि भाई so this is H1, this is H2, and your H2 is greater than H1. ठीक है, so make sure you do that. ठीक हो गया, तो ये हो गया, हमने एंट्रोपी विद टेम्परेचर का ग्राफ भी देख लिया. ठीक है, हाउ अबाउट वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. एंट्रोपी is the measure of disorder of a system. ठीक है, assume the entropy S for H2O is 0 at 0 Kelvin. Sketch a graph on the axis to show how the entropy changes for H2O between 0 Kelvin and 300 Kelvin. ठीक है, और मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखता अगर वही चीज होती, तो वही चीज नहीं है, कुछ है इसमें से डिफरेंट. तो क्या चीज डिफरेंट दिखाएंगे, क्या करना है इसमें. will show exact boiling and melting points. Very good, हाला. तो हाला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा इन केल्विन. 100 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, अच्छा, यू गाइस आर करेक्ट. एक तो फ्रीजिंग पॉइंट है विच इज 0 डिग्री सेल्सियस, और एक है बॉइलिंग पॉइंट विच इज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, लेकिन केल्विन दिया हुआ है इधर. तो हमें कन्वर्जन याद है क्या. डू वी रिमेम्बर द कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू केल्विन. Yes, very good. So we do remember, and that is you have to add a 273. So 273 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 273 केल्विन, और इसमें 273 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 373 केल्विन. अब मुझे कोई बता सकता है अब कैसे बनेगा ग्राफ. इसमें बॉइलिंग आएगा 300 केल्विन में, तो ग्राफ ही खत्म हो गया. तो उसका मतलब है सिर्फ एक स्टीप पोर्शन आएगा, इसमें सिर्फ फ्रीजिंग वाला आएगा. सो ऑल आई हैव टू डू इज फ्रॉम हियर टू ओवर हियर, अंदाजे के मुताबिक 273 केल्विन तक जाना है. देन आई हैव टू शो ए स्टीप पोर्शन, and then I need to show a much more gradient की line than this over here. ठीक है, and this is how you have to sketch the graph. ठीक है, इसमें कोई confusion, कोई problem. ठीक है, तो ग्राफ एक ही तरीके से बनेगा, लेकिन हो सकता है उसका पोर्शन कुछ कुछ काट कूट के आपको डिफरेंटली पूछ ले. okay, this is tiring. Okay, we're not going to go into the calculations today. ठीक है, but let's get into the stuff of estimating entropy. ठीक है जी, which year variant is this. ये वाला, ये मुझे सच्ची में नहीं याद, मुझे देखना पड़ेगा ये, बट मैंने अभी कॉपी डाउन कर लिया, मुझे याद नहीं रहता कि ये क्या है क्या नहीं. ठीक है, तो अब थोड़ा सा घुसते हैं इस चीज में, इन अंडरस्टैंडिंग एंट्रोपी को एस्टिमेट आप कैसे कर सकते हो. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, नहीं नॉट एट 300 ना, मेरा बच्चा ये तो निकाला, फ्रीजिंग इज एट 273 केल्विन, तो 300 से कुछ पहला मैंने 273 केल्विन पे दिखा दिया. ठीक है, रीजनेबली 273 केल्विन पे दिखा देना, चाहो तो यहाँ पे मार्क भी कर दो. ठीक है, ताकि एग्जामिनर ये ना बोलेगी क्या किया 273 केल्विन. ठीक है, जस्ट टू बी श्योर. अच्छा, अब आ जाते हैं एक चीज पे, दैट इज एस्टिमेटिंग एंट्रोपी, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट. ठीक है, एस्टिमेट अगर कर लोगे तो इसका मतलब है कैलकुलेशन गलत करी भी होगी तो फंस जाएगा. ठीक है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड एस्टिमेट आप कैसे कर सकते हो. अच्छा, डेल्टा एस जो होता है, दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी, एंड दिस इज गिवन थ्रू प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी. ठीक है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स नहीं, इट्स बेसिकली द एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स. मतलब डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है. ठीक है जी,
नेगेटिव कब आएगा? जब रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी ज्यादा होगी, और पॉजिटिव कब आएगा? जब प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी ज्यादा होगी, राइट? सो वी आर गोइंग टू नाउ लुक इनटू के कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं एंट्रोपी में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर गया तो एंट्रोपी इंक्रीज कर देगी, यानी फाइनल बड़ी हो गई इनिशियल से, तो एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज कर गए तो एंट्रोपी बढ़ गई, अगर चेंज निकालोगे तो वंस अगेन पॉजिटिव आएगा आंसर। अगर पार्टिकल्स कम हो गए तो फिर आंसर नेगेटिव आएगा, एंट्रोपी डिक्रीज कर गई। अगर चीज सॉलिड से लिक्विड बन गई तो एंट्रोपी इंक्रीज करी, पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एस। अगर चीज गैस से लिक्विड बन गई तो एंट्रोपी डिक्रीज कर गई, तो डेल्टा एस नेगेटिव आए। ठीक है जी, तो इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हुए लेट्स ट्राई टू गेस दी एंट्रोपी। ठीक है, ये इक्वेशन है 2H2 गैस प्लस O2 गैस इक्वल्स टू 2H2O लिक्विड। व्हाट डू यू थिंक, इसमें एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? विद अ वैलिड रीजन। नेगेटिव, अच्छा जी, नेगेटिव बोल रहे हैं, और नेगेटिव क्यों? गैस टू लिक्विड, ठीक है, वी कैन से ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, what I'll quote the answer as is a bit more different to what you guys have told me, ठीक है, and the reason for that is कि मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छा आंसर होगा। ठीक है, I'll say there is a decrease in the moles of gas। ठीक है, लिख सकते हो you went from a gas to liquid, लेकिन H2 गैस टू लिक्विड नहीं गया, या O2 गैस टू लिक्विड नहीं गया। इनफैक्ट ये दोनों कंबाइन हुए और फिर लिक्विड एक प्रोडक्ट बनी है। तो I'm just going to say there is a decrease in the moles of gas, लिक्विड बन गया। ठीक है, so let's just say that this is a decrease in mole of gas. The second one, Na solid Cl gas, क्या होगा एंट्रोपी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, and the reason for that? Same reason, so you'll say more moles of gas on the left hand side, या better to say decrease in moles of gas। ठीक है जी, once again क्लोरीन के जो मोल्स थे वो डिक्रीज कर गए। थर्ड वन, इंक्रीज और डिक्रीज? वेरी गुड। सो इसका जो डेल्टा एस है, हालत नजर आया, आंसर नजर आया? नहीं, नो चेंज नहीं है अब्दुलरहमान। 1 + 5 6 moles of gas on the left hand side, 3 + 4 7 moles of gas on the right hand side, so 6 to 7 जा रहे हो, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। ठीक है, वाटर वाली, ओ अच्छा अच्छा, नहीं ये नहीं था, अच्छा अच्छा, सॉरी। सो पॉजिटिव, and this is increase in moles of gas. Last three questions. NaCl solid to NaCl aqueous, positive or negative? नेगेटिव, इक्वल, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, बताओ। पॉजिटिव लिखूं, नेगेटिव लिखूं? अच्छा, और जो जो आंसर बता रहा है उसका फिर रीजन भी बताए। व्हाट रीजन शुड आई राइट? सॉलिड टू एक्वियस, इंक्रीज इन मोल्स, इंक्रीज इन मोल्स तो नहीं हुआ है मिसबा, 1 to 1 ही है, बिकॉज इधर मोल्स आर सेम। स्टेट चेंज, बिकॉज इधर मोल्स आर सेम। वी आर गोइंग टू से पॉजिटिव, व्हाई? सॉलिड में जैम पैक्ड, एक्वियस में फ्री मूविंग आयंस, सो पॉजिटिव एज फ्री moving ions. So I'll state that as a much more better reason over everything else. There are free moving ions, they can move around, उनकी arrangement ज्यादा, उनकी energy ज्यादा। अच्छा,
H2O लिक्विड टू H2O सॉलिड, जल्दी से, तो बहुत आसान है। नेगेटिव एंड एज लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है जी। या आप लिख लोगे डिक्रीज इन मोल ऑफ लिक्विड, ठीक हो गया। यप, लेस अरेंजमेंट। ओके, एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन, ये तो हमने ऊपर किया, ये वापस भी दे दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा नहीं, दिस इज नॉट द सेम क्वेश्चन, बट इसमें क्या होगा, इसमें भी पॉजिटिव, सॉरी इसमें नेगेटिव, बिकॉज 1 + 0.5 इज 1.5 एंड इधर सिर्फ 1 मोल है, सो नेगेटिव एज डिक्रीज इन मोल्स ऑफ गैस। सो हियर यू गो, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, इन लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ लिया था, हमने जो है वो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ लिया था वो ये पढ़ लिया था कि एंट्रोपी क्या होती है, ठीक है। एंट्रोपी के ऊपर डिस्कशन भी कर ली थी, बच्चों वाली एग्जांपल से भी ले लिया था, फिर हमने ग्राफ भी देख लिया था, और हमने लास्ट एंड जो तक रही थी डिस्कशन वो एस्टिमेशन ऑफ एंट्रोपी पे करी थी, कि एस्टिमेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन इज गोइंग टू बी योर हेल्पफुल टूल, बिकॉज कैलकुलेट करने से पहले आपको एस्टिमेट करनी आनी चाहिए एंट्रोपी। अगर आप एस्टिमेट सही तरीके से कर लोगे तो मोस्ट प्रॉब्लम की कैलकुलेशन भी फिर गलत नहीं होगी, बिकॉज द कैलकुलेशन इज वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। कुछ भी नहीं है, आपको एंट्रोपी की वैल्यूज दी हुई होंगी, ठीक है। सो H2 गैस की मुझे एंट्रोपी दी हुई है, O2 गैस की मुझे एंट्रोपी दी हुई है, और इस तरह से बहुत सारी चीजों की एंट्रोपी दी हुई है, ठीक है। एंड दिस इज एन इक्वेशन, दे विल आस्क यू कि भाई आप डेल्टा एस हमें बता दो। डेल्टा एस कैसे निकलेगा, डेल्टा एस निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, दैट कम्स आउट थ्रू प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी। तो प्रोडक्ट हमारे पास ये रही 2 टाइम्स वाटर दैट इज लिक्विड, तो वाटर दैट इज लिक्विड। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा लिक्विड गैस सॉलिड हर चीज की अलग होगी इस केस। सो H2O लिक्विड वाली उठाएंगे हम, ठीक है, दैट्स 2 टाइम्स 70, सो 2 टाइम्स 70। रिएक्टेंट सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस, 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस माइनस 2 into 131, एंड देन ऑक्सीजन एक दफा सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट्स 205, so minus 205, and this will give you your final entropy, easy peasy straightforward. So what's this coming out to be, -327। और जैसे आपने जो है वो इसको गेस किया था कि भाई ये माइनस में आनी चाहिए, वैसे ही आ गई, तो एक आपको प्रूव हो गया कि भाई मैंने कैलकुलेशन में एटलीस्ट माइनस प्लस की कोई गलती नहीं करी, या कोई ऐसी मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है। सो -327 आ गया, गुड हो गया। एक मसला एंट्रोपी का ये है कि एंट्रोपी इज नॉट एज ह्यूज एज डेल्टा एच। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम डेल्टा एच जब भी कैलकुलेट करते हैं किलो जूल पर मोल में आता है, ये चीज किलो जूल पर मोल में नहीं आती, इनफैक्ट ये जूल पर केल्विन पर मोल है, ये जूल तक आती है, ठीक है। सो इसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट पेज पे चीज पढ़ने वाले हैं, सो वी विल बी लुकिंग एट दैट कि ये जूल पर केल्विन पर मोल पे हमें इसका खास दिमाग में इसको रखना पड़ेगा। सो द आंसर इज गोइंग टू बी जूल पर केल्विन पर मोल। So this is the answer to that. अच्छा, हैव अ गो एट द नेक्स्ट वन, ठीक है, बहुत आसान है, दोनों नेक्स्ट वाले करके बताओ और मुझे आंसर्स बताओ। आई एम गोइंग टू जस्ट कंप्लीट दिस स्लाइड, लेट्स सी, जल्दी जल्दी करो सो दैट इट्स लाइक थोड़ा सा वार्म अप हो जाओ क्लास के लिए, और फिर हम मुश्किल वाली चीजों पे चलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो बेसिकली आप लोगों ने सब ने जो है वो आंसर्स सही बताए हुए, ठीक है। सो दीज वर द आंसर्स, कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करने हैं, मोल्स देख के कीजिएगा, अगर ये गैस है तो गैस वाली ही चीज उठाइएगा, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट add up all of the products and just subtract all of the reactants according to moles multiply करके जो भी वो आ रहा है। So these are the answers, pretty straightforward है। make sure करना estimate कर लो पहले, ताकि एक चीज कंफर्म हो कि आंसर गलत ना आ जाए। तो इसमें हमने इंक्रीज कहा था, तो देखो प्लस आया है, ठीक है, इन्हीं कैलकुलेशन में हमारे पास प्लस आ गया, और ऊपर वाली हमने कहा था डिक्रीज, तो वो माइनस आ गया। एंड ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने जो एस्टिमेट किया और जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है। तो अगर आपकी एस्टिमेशन कुछ और थी, आपका आंसर कुछ और आ रहा है, सो
यू हैव डन सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, ठीक है, या आपकी एस्टिमेशन रॉन्ग हो सकती है। सो दिस वाज द इजी पीजी थिंग, एंट्रोपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बच्चों वाली चीज थी कैलकुलेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके यूज पे, एंट्रोपी की उसी की फायदा क्या है एंट्रोपी का, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा डरावना सा फॉर्मूला है, एक इसका वेरिएंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर हम अगला वेरिएंट इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और वहां पे और डरावना और जो है वो खौफनाक फॉर्मूला है। यहाँ पे थोड़ा सा आसान है और हमें ये फॉर्मूला याद करना होगा क्योंकि ये हमें कोई भी नहीं देगा। सो Gibbs free energy is defined by delta G standard and that is equals to delta H standard minus T delta S standard, ठीक है। This is known as your Gibbs free energy और Gibbs free energy हमारे लिए क्या करती है, will be understanding that कि ये हमारे किस फायदे की है, ठीक है। So this is Gibbs free energy, Gibbs free एनर्जी, और ये जो आपके पास निकलेगी ये किस चीज में निकलेगी, दिस विल बी वर्कड आउट इन किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है, आपने बाकी सारी चीजों को किलो जूल पर मोल में कर लेना है। ये क्या है, ये आपका एंथैल्पी चेंज है। एंथैल्पी चेंज कहां से आएगा सर, जो भी इक्वेशन दी हुई होगी उसका एंथैल्पी चेंज, जैसे हम निकाला करते थे एएस में हेसिस लॉ से निकाल रहे हैं, हो सकता है आपको बॉर्न हेबर साइकिल बनानी पड़ जाए, वट एवर द केस इज, वट एवर इज हैपनिंग, डेल्टा एच वैसे निकलता है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एंथैल्पी चेंज, व्हाट्स इथैल्पी हो गया, एंथैल्पी चेंज, एंड ये भी वंस अगेन क्या होता है, किलो जूल पर मोल में होता है, ऐसा ही होता है। अच्छा टेम्परेचर, ये टी टेम्परेचर का है, सो टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं, टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है, मेक श्योर दैट इज इन केल्विन। और डेल्टा एस, इसका मसला क्या था, ये आया करता था इन जूल पर केल्विन पर मोल में, राइट, एंड वी डोंट वांट जूल पर केल्विन पर मोल में, वी वांट इट इन किलो जूल पर केल्विन पर मोल में। केल्विन केल्विन कैंसिल, तो ये फिर दोनों पे टर्म्स ऐड अप हो सकते हैं, जो भी सब्ट्रैक्ट व्हाटएवर हो रहे हैं, ठीक है। सो मेक श्योर यू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10 टू द पावर -3, सॉरी केल्विन कह रहा हूं, किलो जूल्स में, सो किलो जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा ये, ठीक है। सो मेक श्योर यू डू दैट, जूल पर केल्विन पर मोल को 10 टू द पावर -3 करके किलो जूल पर केल्विन पर मोल में आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ये जूल पर केल्विन पर मोल में आती है, ठीक है। अच्छा गिब्स फ्री एनर्जी का हमें क्या काम है, क्या फायदा है, गिब्स फ्री एनर्जी वो तरीका है, वो वाहिद तरीका है जो हमें ये बता सकता है फॉर श्योर कि एक रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ठीक है जी। इफ अ रिएक्शन विल बी फिजिबल और नॉट, गिब्स फ्री एनर्जी वो वाहिद पक्का, मतलब बिल्कुल उस पर स्टैंप लगा लो, गिब्स फ्री एनर्जी आपने निकाल ली तो आपको ये पक्का पक्का बता देगा कि एक रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ठीक है। हमने डिफरेंट सूरतें देखी हैं, फिजिबल कब होता है रिएक्शन, कब नहीं होता है, कैसे होता है कैसे नहीं होता। एक तरीका था डेल्टा एच से देखने का, ठीक है, और वो क्या तरीका था, वो तरीका ये था कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तो वो फिजिबल होता है अमूमन, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है एंडोथर्मिक है तो नेचर यूजुअली उसको अलाउ नहीं करती है। लेकिन हमने बहुत दफे देखा है बहुत सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी नेचर में हो रहे होते हैं, राइट, और हमने बहुत सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस नहीं भी होते हुए देखे नेचुरली। सो ये कॉन्क्रीट तरीका नहीं है सिर्फ डेल्टा एच के ऊपर बात करना। फिर दूसरा एंट्रोपी, एंट्रोपी भी भी आपको बता सकती है इन सम सेंस कि एक रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ठीक है। एंट्रोपी टेंड्स टू ऑलवेज इंक्रीज, एंट्रोपी की एक खुसूसियत होती है कि हमेशा इंक्रीज करने की कोशिश करती है ये, ठीक है। सो बेसिकली वो वाले जो रिएक्शन होंगे जिनमें एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, ठीक है, दोज आर मोर फेवरेबल जनरली स्पीकिंग, ठीक है। हमेशा ऐसा होगा नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास कह लो कि क्लाउडिनेस थी बिकॉज ऑफ डेल्टा एच के हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, एंट्रोपी के साथ श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, तो गिब्स फ्री एनर्जी आती है और गिब्स फ्री एनर्जी आके बोलती है कि अगर तुमने मुझे कैलकुलेट कर लिया तो मैं तुम्हें फॉर श्योर बता सकती हूं कि एक रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी। और एक रिएक्शन फिजिबल कब होगा,
जब गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है तो रिएक्शन फीजिबल होता है, ठीक है जी। इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव तो रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, वो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। या फिर हम उसको बोलेंगे वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब है इट विल नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ऐसी ऐसे ही नहीं हो रहा होगा, इसको या तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ जाएगी या कुछ और करना पड़ जाएगा। और अगर नेगेटिव है तो इसका अच्छा खासा चांस है कि ये नेचर में ऐसी हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी थोड़ी सी बात है डेल्टा जी में समझने के लिए, वो हम समझेंगे कि हो सकता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो लेकिन ना हो, नेचर में ऐसी नेचुरली ना हो, तो वो क्यों ना हो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज दी कहानी फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। कुछ भी नहीं है, इसमें एक फॉर्मूला है, ये याद रखना है। नेगेटिव आ गई तो फीजिबल, पॉजिटिव आ गई तो नॉट फीजिबल, और एंट्रोपी को किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना 10⁻³ करके, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, यही देखते देखते हम जो है वो फिर आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे पास्ट क्वेश्चंस का, ठीक है साथ। अच्छा, the decomposition of barium carbonate is given by barium carbonate decomposing into barium oxide plus carbon dioxide gas. The following data is also given: enthalpy change of formation of barium carbonate, enthalpy change of formation of BaO, enthalpy change of formation of CO2 gas। ये आपको सब दी हुई है, आपको एंट्रोपी भी दी हुई है, इन तीनों चीजों की आपको यहां पे दी गई है। Calculate the values of delta H, delta S and delta G for the forward reaction at 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। सो पहले स्टेप पे आ जाते हैं, डेल्टा H निकालना है। हाउ डू यू थिंक आई वर्क आउट द डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन? व्हाट प्रोसीजर शुड आई अप्लाई? मुझे फॉर्मेशन दी हुई है सबकी, हेस साइकिल, वी विल ड्रॉ अ सिंपल ट्रायंगुलर हेस साइकिल। ये तीनों फॉर्मेशन हो रही है, सिंपल एएस का सवाल है, तो एएस की एनर्जेटिक्स भी आपको आनी चाहिए, हेस साइकिल आपको पता चाहिए, जो फॉर्मेशन की डेफिनेशन है, कंबशन की डेफिनेशन है, न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है, यू शुड नो एंड हाउ टू कैलकुलेट देम, ठीक है। सो हमारी जो अननोन इक्वेशन है वो मैं इधर से ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि दोबारा से लिखने में देर लग जाएगी। सो कॉपी पेस्ट दिस एंड ये हो गया। और हमारे पास सारी फॉर्मेशंस दी हुई हैं। फॉर्मेशन क्या होती है? व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो बेरियम कार्बोनेट के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है? बेरियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सो दिस विल बी फॉर्मिंग दिस एंड दिस विल बी आल्सो बी फॉर्मिंग दिस, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज है। अच्छा, एक चीज जो है ना विच आई वुड से कि इट मेक्स योर कैलकुलेशंस मच मोर फास्ट एंड ऑल दैट, हो सकता है कुछ टीचर्स एएस में सिखाते हो कि आप यहाँ पे बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ करो, ठीक है। सो यू माइट बी लाइक ओके आई वांट टू बी बैलेंसिंग दिस विद 3/2 एंड आप करो करो और उसमें टाइम लो बैलेंसिंग करने में। दी गुड थिंग अबाउट फॉर्मेशन क्या होती है, मैं ये बोलूंगा कि ओके आई विल गिव यू अ रिवीजन क्वेश्चन फॉर हेस साइकिल भी। हेस साइकिल हम देखे रहेंगे, आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट रिवीजन वर्कशीट्स में। हेस साइकिल भी होगा, बॉर्न नेबर साइकिल भी होगा, सब चीजें होंगी जो भी हमने पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, आई वाज सेइंग यस। तो इसमें ना बैलेंसिंग करने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन केस बाय केस समझ लो कब बैलेंसिंग करने का फायदा होगा और कब बैलेंसिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है। आपको ऑलरेडी यहाँ पे ये चीज बैलेंस दी हुई है, आपकी जो बेस इक्वेशन है, और मुझे पता है फॉर्मेशन क्या कहती है, व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो मुझे क्योंकि ऊपर का तो मुझे पता ही है ना क्या क्या बन रहा है, तो आई नॉट नीड टू डू द ख्वारी एंड डू द बैलेंसिंग ओवर हियर, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा, इनकी बैलेंसिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बैलेंसिंग इसकी बैलेंसिंग, इनके नंबर से फर्क पड़ रहा है। अगर ये 1 है तो 1 टाइम्स डेल्टा एच एफ, अगर ये 2 है तो 2 टाइम्स डेल्टा एच एफ, अगर ये 3 है तो 3 टाइम्स डेल्टा एच एफ। यहाँ पे जो भी हो जाएगा डेल्टा एच एफ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, राइट। अच्छा, कंबशन क्या होती है? कंबशन होती है व्हेन 1 मोल ऑफ थिंग दैट इज बीइंग बर्न्ट, राइट। तो फिर उस केस में वो थिंग बीइंग बर्न्ट शुड बी बैलेंस्ड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन में 1 मोल ऑफ वाटर, तो वो पानी का मोल जो है वो बैलेंस होना चाहिए। बाकी सब चीजें आप बैलेंस नहीं भी करें, उसमें टाइम जाया नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली ओवर हियर मैं इसको बैलेंस करने में कोई टाइम जाया नहीं करूंगा, फायदा ही नहीं है कोई, राइट। मुझे ये मेक श्योर करना है कि ये सब चीजें बैलेंस्ड हो, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन, टॉपिक क्वेश्चन बैलेंस्ड है, सही है। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद माय क्वेश्चन। अच्छा, ये क्या है? दिस इज द फॉर्मेशन एंथैल्पी of BaCO3
ये क्या है? दिस इज द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ BaO एंड CO2. सो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ BaO प्लस CO2, ठीक है। एंड अगर मुझे यहां से यहां जाना है, सो ऑल आई हैव टू डू इज आई हैव टू फर्स्ट गो डाउन, ठीक है जी, एंड देन आई हैव टू गो अपवर्ड्स लाइक दिस, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा। आप इस एरो की डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये वाला सारा एंथैल्पी चेंज उसी पॉजिटिव, उसी साइन के साथ लोगे, और ये वाला जो एंथैल्पी चेंज होगा क्योंकि आप इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो फिर आपको इसको नेगेटिव में लेना होगा, ठीक है। सो माय फाइनल डेल्टा एच क्या हो जाएगा? हो जाएगा डेल्टा एच एफ BaCO3 को ऑपोजिट लेना है। सो BaCO3 इज -1219, तो मैं इसको +1219 कर लूंगा, +1219। देन BaO और CO2 की एक एक मोल है, तो इसलिए एक 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 ही दफा ही लिखूंगा, ठीक है। BaO इज -558 एंड देन दैट इज -394। सो इसका डायरेक्शन वही लेना है, सो -558, यही था, पता नहीं, मैं एकदम भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, -394। So this is coming out to be this, and your answer is coming out to be, according to Mohammad Murtaza and Daniel Hassan, 267 किलोजूल पर मोल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कि डेल्टा एच की वैल्यू को देखते हुए अंदाजा बताएं मुझे फीजिबल होगा या नहीं होगा, तो आप इसको देखते हुए मुझे क्या बोलोगे? सर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मोस्ट प्रोबेबली इट्स नॉट गोइंग टू बी फीजिबल एट 25 डिग्री सेल्सियस, इट्स एन एंडोथर्मिक, ठीक है, पॉजिटिव आया। लेकिन फिर ऑब्वियसली फाइनल अंदाजा कहां से लगाओगे? आप डेल्टा जी से लगाओगे। उसके लिए हमें क्या करना है? अब एस भी निकालते हैं, डेल्टा एस भी निकालते हैं। और डेल्टा एस निकालने का तरीका क्या था? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करना है। सो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं? ये और ये प्रोडक्ट है। क्या है? BaO और CO2, 70 और 214, 70 प्लस 214, और रिएक्टेंट क्या है? BaCO3, तो दैट इज -112, -112, विच इज कमिंग आउट टू बी, मुझे मुर्तजा बता रहे हैं दोबारा से, और दुआ भी, 172, ठीक है, 172। और ये किस में आया? ये आया जूल पर केल्विन पर मोल में, ठीक है। और इसका आपने खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप मिस्टेक ना करें। फाइनली वी आर गोइंग टू वर्क आउट डेल्टा जी, सो दैट इज एज सिंपल एज +267 डेल्टा एच लोगे, ठीक है, माइनस टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या था? 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करना है, सो 25 + 2 73 कर लेना लाजमी, एंड इसको कन्वर्ट करना, डोंट पुट इट जस्ट लाइक दैट, ये हम मिस्टेक कर देंगे, कीप दिस इन योर माइंड, 172 × 10⁻³ करना है आपने। अब मुझे बताओ डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है? 215.74, ओके, थैंक यू। सो +215.74, अपनी वैल्यूज को देख लेते हैं। 4 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, ये 1 सिग्निफिकेंट है, ये 3 सिग्निफिकेंट है, आई एम गोइंग टू राउंड इट ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है। वो 70 वाला उसको अभी फिलहाल इग्नोर कर दो। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 सिग्निफिकेंट प्लस 216 किलो जूल पर मोल। कैन यू मेक अ कॉमेंट? क्या ये स्पॉन्टेनियस है एट 25 डिग्री सेल्सियस? ओके, नो है। अल्मा, मिस्टेक जो आपने करी हुई हो सकती है, वो मिस्टेक क्या हो सकती है? मे बी यू हैव नॉट पुट ब्रैकेट्स ओवर हियर, ठीक है। दूसरी बात, ये एक्सपोनेंट वाले टर्म के राउंड हो सकता है ब्रैकेट्स ना हो, ठीक है। तो माइनस लिखना और इसको भी ब्रैकेट में, और फिर पूरी सब चीजें ब्रैकेट्स में, हो गया। एंड यू गाइज आर करेक्ट, दिस इज नॉट फीजिबल। और नॉट फीजिबल, और उसका रीजन क्या लिखोगे? रीजन यू कैन स्टेट डेल्टा जी की वैल्यू ही। सो नॉट फीजिबल एज डेल्टा जी is positive, right? So you guys are all correct. Perfect. Can you try out part C or tell me the approach for part C? Calculate the temperature at which the at when, ये क्या लिखा हुआ है, गलत इंग्लिश हो गई है। Calculate the temperature at which the reaction first becomes spontaneous. तो calculate the temperature जहां पे reaction पहले spontaneous हो रहा है, तो ये कैसे वर्कआउट करेंगे?
अ मोर करेक्टली मैथमेटिकली अप्रोप्रिएट चीज क्या होगी? फीजिबल कब होता है? फीजिबल इफ डेल्टा जी थीटा लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव, राइट? सो अ मोर मैथमेटिकली करेक्ट आर्ग्यूमेंट वुड बी डेल्टा जी थीटा, थीटा बोलता हूं मैं उसको, ठीक है? स्टैंडर्ड का सिंबल है, मेरे मुंह से बार बार थीटा निकल रहा है, थीटा नहीं होता ये, खैर, बट जस्ट दैट मेरे मुंह से निकला तो अवॉइड, जस्ट कंफ्यूजन अवॉइड करना, मेरे मुंह से निकल जाता है, ठीक है? तो डेल्टा जी लेस देन जीरो फीजिबल हो जाएगा जब नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? सो बेसिकली दिस एक्सप्रेशन शुड बिकम लेस देन जीरो, ये चीज क्योंकि डेल्टा जी है तो ये लेस देन जीरो चाहिए। इसमें अब मैं टेम्परेचर इनपुट नहीं करूंगा क्योंकि मैं वो टेम्परेचर निकालना चाह रहा हूं जिसपे ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, राइट? सो क्या था? 267 इज डेल्टा, एक सेकेंड, लेट्स जस्ट राइट दिस पहले, ठीक है? डेल्टा जी क्या था? डेल्टा जी जो था वो था 267 माइनस टेम्परेचर इंटू दिस थिंग 172 into 3. So 172 into 10 to the power minus 3. Then you can say delta G less than 0, यानी ये पूरी expression less than 0. So 267 minus T 172 into 10 to the power minus 3 less than 0. Send the 267 over there, minus T 172 into 10 to the power minus 3 has to be less than minus 267. एंड यू शुड नो दिस रूल, जब भी साइंस काट के खत्म करोगे तो साइन फ्लिप करता है। सो दिस शैल बिकम टी इंटू 172 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्रेटर देन 267। दिस इज द रूल ऑफ योर इनइक्वालिटीज। जब भी साइन चेंज करोगे, जब भी दोनों साइड्स पे साइन कैंसल आउट कर रहे हो या खुद से नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो ऑन बोथ साइड्स, तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप करता है। एंड देन द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 267 डिवाइड बाय 172 इंटू 10 पावर माइनस 3। ठीक है, कोई बच्चा जी को जीरो डाल के भी कैलकुलेशन कर लेता तो उसका आंसर भी आ जाता, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। मैंने सिर्फ बोला मैथमेटिकली करेक्ट आर्ग्यूमेंट ये होगा, सो डोंट वरी, आप जी जीरो रख के भी कर सकते थे कैलकुलेशन, आपके पास आ जाता आंसर। ठीक है, so your temperature must become greater than 1552, बस मैं 1552 तक लिख रहा हूँ, 1552 केल्विन। और अगर मैं करेक्ट आंसर देना चाहूं जो मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो दैट शैल बी 1550 केल्विन। ठीक है, सो दिस इज दी होल वर्किंग रिगार्डिंग डेल्टा जी, और ये है पूरा आपका डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिएक्शन फीजिबल बनाया जा सकता है तो उसकी कंडीशंस कुछ हैं, कुछ चीजें हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे वो समझेंगे कि कौन से रिएक्शन हमेशा फीजिबल है, कौन से रिएक्शन कभी भी फीजिबल नहीं होते, कौन से रिएक्शन कभी फीजिबल होंगे कभी नहीं होंगे, और उसके बीच में क्या है और क्या नहीं। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इस पेज में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, नाउ डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से आता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी, एंड देन लेट्स अंडरस्टैंड कि वो क्या हो सकता है। देखो, पहली पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये आ जाती है, मैं लाइन से एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख रहा हूं, ठीक है, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन से, किसी को ऑर्डर पसंद ना आए तो जस्ट माजरत, लेकिन मुझे ऐसी फॉर डिस्कसिंग एवरीथिंग मुझे करना है। सो नेगेटिव देन पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव एंड देन पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि अगर हम एक टेम्परेचर को रखें, ठीक है, टेम्परेचर को अभी फिलहाल छोड़ देते हैं और सिर्फ डेल्टा एच को देखते हैं, ठीक है, तो डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों या तो नेगेटिव हो सकते हैं या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, राइट? सो डेल्टा एच कैन बी नेगेटिव, डेल्टा एस कैन बी पॉजिटिव इन सम केसेस, डेल्टा एच कैन बी नेगेटिव, डेल्टा एस उस केस में नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट? तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये सारे इनके कॉम्बिनेशंस हैं विच आर पॉसिबल। ठीक है, अब बारी बारी देखते हैं कौन से कॉम्बिनेशन में डेल्टा जी क्या आएगा। ठीक है, इफ यू लुक एट दी फर्स्ट थिंग, तो डेल्टा एस में माइनस टी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है
तो जब मैं उसमें माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। और अगर डेल्टा एच भी नेगेटिव था ऑलरेडी, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों ऐड अप हो जाएंगे, एक बड़ा नेगेटिव मुझे दे देंगे। तो इन दिस केस योर डेल्टा जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। if your delta s is positive and your delta h is negative, so your delta g will always come out to be negative. इसको आसान तरीका क्या याद रखने का, मैंने क्या बोलता, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा फीजिबल होता है, हमेशा नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज जनरली फीजिबल, और एंट्रोपी अगर इंक्रीज करती है तो दैट्स आल्सो फीजिबल यूजुअली। तो वो वाली केस सिनेरियो जिसमें डेल्टा एच भी एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रही है, वो हमेशा फीजिबल होगा, उसका डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, सो वी आर गोइंग टू से दैट इज ऑल गोइंग टू बी ऑलवेज फीजिबल, ऑलवेज फीजिबल। ठीक है, आई डोंट एक्सपेक्ट यू गाइज टू लर्न दिस। ठीक है, लर्न कर लोगे बहुत अच्छा है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि लर्न करोगे तो भूल जाओगे बहुत जल्दी, क्योंकि दिस इज वेरी हार्ड टू रिमेंबर। तो इट्स बेटर टू, क्या चीज, जैसा क्वेश्चन आया हुआ उसके हिसाब से इस इक्वेशन को देखो, उसमें थोड़ी देर सोच समझ के कर लोगे तो आंसर पे आ जाओगे। ठीक है, सो मैं जो हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन में क्यों इनकॉर्पोरेट करता हूँ वो सारा तरीका एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं लिख दूं और आप सब लोग ऐसी याद भी कर लोगे। ठीक है, बट आई वॉन्ट यू गाइज, अगर भूल जाओ तो फिर कैसे वर्कआउट करना, और ये मैं भी भूल चुका हूँ, मेरे एग्जाम में आया था, आई हैव टू वर्क दिस आउट, तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर एग्जामिनर ने बोला हुआ है भाई डेल्टा एच आपका नेगेटिव है और आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है, आपको बोला डेल्टा जी क्या होगा, तो आपको बस अपनी इक्वेशन को देखना है। डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो डेल्टा एस नेगेटिव टी में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज नेगेटिव हो जाएगी, एंड नेगेटिव नेगेटिव डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सो यू शुड हैव दीज थिंग्स एट योर फिंगर टिप्स, दिस शुड बी, मतलब ऐसा नहीं चाहिए आप घबरा जाओ ये देख के, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कोई मसले की बात नहीं, ऑलवेज ड्राइव इट। अच्छा, दूसरी केस पे आ जाती हैं, एंड दूसरी केस इज, अच्छा बल्कि एक काम करते हैं, लेट्स फर्स्ट डिस्कस द लास्ट केस। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, सही है, तो क्या होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दिस होल थिंग विल बिकम पॉजिटिव, एंड इन दिस केस योर डेल्टा जी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसमें हमेशा ऑलवेज नॉन फीजिबल हो जाएगा, ऑलवेज नॉट फीजिबल हो जाएगा। ठीक है जी, सो और दूसरा आसान तरीका कैसे याद रखने का, एंडोथर्मिक रिएक्शन जनरली नॉन फीजिबल, जिस रिएक्शन में एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है दैट आल्सो नॉट फीजिबल, तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया तो फिर वो भी डेल्टा जी भी यही रिफ्लेक्ट करेगा कि नॉट फीजिबल। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू शो मी ऑलवेज नॉट फीजिबल। ठीक हो गया, अच्छा ये भी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं इन बीच वाले केसेस में, एंड दीज आर बिट हार्ड। ठीक है, शुड नॉट बी हार्ड इफ वी एक्सप्लेन द वेट। डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी दिस डेल्टा एच इज नेगेटिव, सही है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो अगर डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो ये सारा आंसर क्या आएगा, ये सारा आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव कैन आइदर गिव यू अ नेगेटिव आंसर और कैन गिव यू अ पॉजिटिव आंसर, दैट डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव वाला पार्ट बड़ा है या नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा है, राइट। और अगर हम फिजिबिलिटी की बात करेंगे तो फिजिबल कब होगा, जब नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा होगा, राइट, और नेगेटिव वाला पार्ट कब बड़ा होगा, नेगेटिव वाला पार्ट तब बड़ा होगा जब टेम्परेचर छोटा हो, राइट। अगेन डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव, ये पूरी प्रोडक्ट क्या आएगी, ये पूरी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी। अगर मुझे रिएक्शन को फिजिबल रखना है सो डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, अगर मुझे रिएक्शन को फिजिबल रखना है तो द नेगेटिव वाला पोर्शन शुड बी ग्रेटर देन द पॉजिटिव वाला पोर्शन। तो पॉजिटिव वाला पोर्शन छोटा कब होगा, जब उसमें छोटा टी मल्टीप्लाई करोगे, राइट। सो दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी feasible व्हेन, इट्स गोइंग टू बी feasible व्हेन टेम्परेचर इज लो इनफ, टेम्परेचर कम होगा तो ये feasible हो जाएगा ये रिएक्शन। ठीक है, इज एवरीवन गेटिंग दिस, फॉर द सेकेंड केस योर टेम्परेचर शुड बी लो इनफ टू फॉर द रिएक्शन टू बिकम feasible। किसी को अगर समझ नहीं आया तो मुझे भी बताए, सो आई विल गो ओवर दिस अगेन जल्दी से। सबको समझ में आया,
क्लियर है? ओके गुड, दैट्स वेरी गुड. feasible if T is low enough. ठीक है जी. और आखिरी वाला समझ में ही आ गया होगा क्या होगा. feasible if T is high enough, but let's prove that again so that आ जाए एग्जाम में आपको याद. उप्स, आपको याद ना हो तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अच्छा जी, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी अगर पॉजिटिव है, तो क्या होगा? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये पूरी चीज नेगेटिव आएगी, राइट? अब फिजिबिलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए? द नेगेटिव पोर्शन शुड बी बिगर. नेगेटिव पोर्शन बिगर कब होगा? जब टेम्परेचर आपका बड़ा होगा. सो मल्टीप्लाइड बाय बिगर टेम्परेचर योर रिएक्शन विल गेट फिजिबल. तो इस केस में क्या है? इस केस में ये है कि इट विल बिकम फिजिबल व्हेन टेम्परेचर इज हाई इनफ. सो इन दिस केस इट विल बिकम फिजिबल इफ टेम्परेचर इज हाई इनफ. और अगर देखोगे ये वाली केस 267 172 दोनों पॉजिटिव थे, तो फिजिबल कब हुआ? व्हेन टेम्परेचर बिकेम हाई इनफ. ठीक है. सो feasible if T is high enough. ठीक हो गया. एंड फॉर दीज इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है. इस केस में भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों हो सकता है. ठीक है. So this is how you work out this. Examiner can give you 1 to 2 mark का क्वेश्चन आपको कोई कंडीशन बना के दे दे, या आपको पूछ ले कि कौन सी डेल्टा एच के लिए और कौन सी डेल्टा एस के लिए रिएक्शन हमेशा फीजिबल होता है, या उस वक्त फीजिबल होता है जब टेम्परेचर हाई इनफ होता है, और ऑल ऑफ दैट. सो यू कैन डू दैट वर्किंग, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस तरीके से सिखा दिया है. ठीक है. एनी प्रॉब्लम्स इन दिस? एंड एक और चीज मैंने आपको बोली थी कि डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस शो कर सकता है, राइट? जब वो नेगेटिव होगा, लेकिन हो सकता है वो रिएक्शन फिर भी नेचर में ऐसी होना. ठीक है. मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि डेल्टा जी रॉन्ग है, वो ये दिखा रहा है कि फिजिबल नहीं है रिएक्शन. ऐसा नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूं रिएक्शन फिजिबल होगा, डेल्टा जी शो कर देगा, लेकिन हो सकता है नेचर में वो नेचुरली ना हो. ठीक है. नेचुरली से मुराद ये हो गया कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, आप नमक को पानी में डालते हैं तो नमक डिसॉल्व कर जाता है. ऐसा नहीं होता कि नमक डिसॉल्व ना करे, अनलेस एंड अनटिल यू पुट टू मच नमक. ठीक है. तो ये है, ये रिएक्शन है, नेचर में हो जाता है. ठीक है. बट फॉर एग्जांपल आप जो चूल्हा जलाते हैं, ठीक है जी, जो आप अपना चूल्हा जला रहे हो उसकी डेल्टा एच भी नेगेटिव है बिकॉज दैट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उसकी एंट्रोपी भी पॉजिटिव होती है बिकॉज वो गैस जल के, वो जो आपके मीथेन आ रही है वो जल के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रही है, दैट्स मोर मोल्स ऑफ गैस. तो वो ये वाली कंडीशन है, और उसका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आता है, लेकिन वो नेचुरली नहीं होता. क्योंकि अगर आप ऐसी CH4 को हवा में डाल देंगे तो वो रिएक्शन नहीं देती आपको, राइट? घर चूल्हा खोल के ऐसे छोड़ दोगे, जलाओगे नहीं तो कुछ नहीं होता. तो कोई रिएक्शन फीजिबल हो सकता है, और शुड एंड मे बी वेरी वेल फीजिबल, बहुत अच्छे तरीके से फीजिबल हो, लेकिन वो नेचर में सिर्फ इसलिए ना हो रहा हो बिकॉज उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो. तो चूल्हा जलाने के लिए या तो लाइटर का इस्तेमाल करना या माचिस का इस्तेमाल करना, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है उसको. ठीक है. सो कुछ रिएक्शंस फिजिबल हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी ना हो रहे हो ऐसी नेचर में नॉर्मली, बिकॉज उनको वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिली टू स्टार्ट ऑफ देयर प्रोसेस. तो चूल्हा जलाना इज दी, कह लो कि मेन एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मीथेन. चूल्हा जलता बड़ा अच्छा है, एक दफा जल गया हमेशा जलता रहता है. ठीक है. जब तक गैस खत्म नहीं होती. और लेकिन अगर ऐसी चूल्हा खोल के छोड़ दोगे तो जब तक एक्टिवेशन नहीं दोगे तब तक नहीं चलेगा.